आज मैं फिर इधर निश्चय जैन पन्ना वाला आप सभी के बीच। आज हम आपको रिस्क मैनेजमेंट का बताने जा रहे हैं। हम इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसको बताएंगे। आप अपने आंखों के सामने एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद क्या अगला, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या क्या आता है, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद जब अपन एनालिसिस और इवैल्यूएशन कर लिया, फिर उसके बाद रिस्क रिपोर्टिंग। जो संस्था है जो इनिशिएटिव लेगी उसको अपन को रिपोर्ट करना है। जो खतरे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर पर अपन को वो मालूम चल जाएगा। फिर उसको देखते हुए अपन को क्या है, डिसीजन लेना है। फिर जो रिस्क है उसको आपको मिनिमाइज करना है, मिटिगेट करना है, कम से कम हो। और उसके बाद रेसिड्यूशियल रिस्क रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग। और जो प्रोसेस है ये आपस में कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी आप इसको देख लीजिए। आप जब और अच्छे से बाद में अपन समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए चालू करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्रूशियल इनिशियल स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब खूब जरूरी एक। इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज में। तो जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब रिस्क को पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी स्टेप है। इट्स इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पोटेंशियल इवेंट और सिचुएशन दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब चिन्हित करना, डॉक्यूमेंटेशन लिखा पढ़ी करना, उसे लिखित उसमें लाना। कौन से इवेंट को, पोटेंशियल इवेंट को, जो आपके बिजनेस को, जो आपकी कंडीशन, बिजनेस के सर्कमस्टेंस को नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपका मुख्य लक्ष्य है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पाने का, उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें रुकावट आ सकती है। जो क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। द गोल इज प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई रिस्क सो दे कैन बी मैनेज और मिटिगेटेड। प्रोएक्टिवली मतलब पहले से तैयार रहना, मतलब कि पहले से हमें मालूम, अगर आग लगेगी तो हम इधर से भागेंगे। ऐसा नहीं कि आग लग गई फिर हमें समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है। पहले से प्रोएक्टिव दिमाग में तैयार लेके चलिए। आप भी तैयार हो जाइए कि जिंदगी में खराब से खराब समय आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कैसे उसको अपने आप को बाउंस बैक करेंगे, कम बैक करेंगे। हम फेल हो जाएंगे इस एग्जाम में, हम बैकलॉग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसे आप दिमाग में लेके चलिए। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। वाई आइडेंटिफाई रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई क्यों करना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन डिस्क्राइबिंग रिस्क दैट कुड बी अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। सिंपल बताया आपको। टेक्निक इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, एक्सपर्ट इंटरव्यू, स्पॉट एनालिसिस, रिव्यूइंग हिस्टोरिकल डेटा। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में जो आता है एक्सपर्ट इंटरव्यू, हर फील्ड के विद्वान होते हैं, राजनीति के अलग विद्वान होते हैं, फाइनेंस के अलग विद्वान होते हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, आपका इधर इधर दिक्कत है, हम कंसल्टेंसी जिसे बोलते हैं उससे अपन होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग लोगों से आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ऐसे बैठ के जब होता है उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्पॉट, एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौके, और थ्रेट्स मतलब होता है खतरा। इसमें बैठ के अपन लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं। सोर्सेस ऑफ रिस्क कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क फेलियर इन प्रोसेस, सिस्टम और पीपल। जैसे कि आपने प्लांट लगाया, अब मशीन में कोई दिक्कत आ गई तो ये क्या है, ऑपरेशनल रिस्क है। अब फाइनेंशियल रिस्क में क्या, इशू रिलेटेड टू फाइनेंस लॉसेस और फ्लक्चुएशन सच एज मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। जैसे कि आपका बिजनेस क्रेडिट में कुछ देने का था तो आपने क्रेडिट दिया और क्रेडिटर्स आपको डिफॉल्ट मार गए, जिनको पैसे दिया था वो आपको टाइम पे नहीं दे रहे, जो फाइनेंशियल रिस्क हो गया। स्ट्रेटेजिक रिस्क, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डिसीजन और चेंज इन द मार्केट एनवायरनमेंट। जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने कुछ डिसीजन लिए पर लेकिन जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया। आप मतलब सिस्टम में कोई गलती नहीं है पर लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो बदल गए। कॉम्प्लियंस रिस्क, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है वो नियम कानून और सरकार की व्यवस्था के अनुसार चले। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस जो है उसे सरकार बंद करा देगी। बिजनेस करना है तो सरकार के नियम के अनुसार करो, अपने हिसाब से करोगे तो पेल दिए जाओगे। ओके, जो कॉम्प्लियंस रिस्क हो गया। इन्वायरमेंटल रिस्क, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक जब आ जाता है शहरों के शहरों नष्ट हो जाते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, लाखों लोगों की मौतें हो जाती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जो टेक्नोलॉजी का रिस्क होता है इसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल फेलियर। आज का जो टेक्नोलॉजी है वो हर समय बदल रही है। आज से 10 साल पहले आप चले जाएंगे तो शायद इतने लोग मोबाइल नहीं चलाते थे। आज 10 साल में आप देखेंगे कि मोबाइल चलाते हैं, पहले कैश जेब में होना बड़ी बात थी। आज मैक्सिमम लोग, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पर लोग कहते हैं ऑटो में करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो क्या है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदलेंगे तो हमारा बिजनेस भी फेल हो जाएगा। इसके साथ अपन को चिंतन करना, समझना है। ओके, अब उसके बाद रेपुटेशनल, कौन सा,
जैसे कि रेपुटेशन और ब्रांड इमेज, जैसे कि आपका कोई बिजनेस आपने उससे उस मॉडल में किया, उसने गलती एक जगह की, जैसे जारा करके एक कंपनी है ZARA। उसने, मेरे को मालूम चला कि वहाँ पर क्या हुआ कि बांग्लादेश में, वहाँ उसका जो, जहाँ से वो आउटसोर्स करते थे, सोर्सिंग करते थे, वहाँ पर फैक्ट्री में वो चाइल्ड लेबर से काम हो रहा था। तो क्या हुआ, बिजनेस की रेपुटेशन और निगेटिव इम्पैक्ट आया, रेपुटेशनल रिस्क। समझे आप, इतने टाइप के रिस्क होते हैं, सरल भाषा में ऐसे आप समझ सकते हैं। वाई मतलब क्यों, आइडेंटिफाई रिस्क, अपन को रिस्क को पहचानना और जानना क्यों जरूरी है। मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, जब अपन को मालूम रहेगा कि बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से हैं, तो अपन उस हिसाब से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देख के जो सबसे अच्छा होगा उसको अपन लोग चूज कर पाएंगे। जैसे कि इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको कहीं जाना है XY शहर, उसके जाने के कई रास्ते होते हैं, 10 रास्ते होते हैं, 20 रास्ते होते हैं, आपको सब रास्तों से ही जाना है। आपको बैठ के तय कर लेना था कि रोड कैसी है, ट्रैफिक कैसा रहता है, कहीं रास्ता नदी बहाव ना तो नहीं है, मतलब पानी खूब ज़्यादा तो नहीं है, तो उस टाइप का आप समझ लो और इन्फॉर्म डिसीजन लो। इससे आपका मकसद क्या है, इफिशेंटली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को काम हो। प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज, इस जीवन में भैया कुछ भी भरोसा नहीं है। जिसका भी जन्म हुआ है, जो भी आया है, उसका जाना है। कब जा सकता है, कभी भी जा सकता है। कोई बैठे बैठे जे फैन नीचे हो गया, ज़मीन धंस गई या बिजली गिर गई, सब अनसर्टेन, कुछ भरोसा नहीं है। तो अपन को क्या करना है कि प्रिपेयर फॉर जो अनसर्टेनिटीज होने वाली है। जैसे हमको मालूम, कई बार फैक्ट्रीज में, दुकानों में आग लग जाए, तो हम दिमाग में तैयार करके चले, हम इंश्योरेंस ले लें, या फिर हम जो फायर अलार्म लगाएं, जब वो छोटे रूप में आग हो तभी बुझा दें। जब प्रिपेयर किया, अनसर्टेनिटीज हो गया। एनालिसिस द अल्टरनेटिव, जैसे मैं आपको रास्ते 12 बताया था, इट्स हेल्प कंपेयरिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी सॉल्यूशन बाई अंडरस्टैंडिंग हाउ माइट बी इफेक्टिव द पोटेंशियल। रास्ते 12, जैसे 10 रास्ते थे, अपन ने अलग अलग रास्तों को कंपेयर किया। अच्छा, इधर से 3 घंटे लग रहे थे, 5 घंटे लग रहे थे, 10 घंटे लग रहे हैं, तो अपन ने चूज़ किया, तो इस टाइप का हो गया। टेस्ट प्रोग्राम फॉर अ न्यू इनिशिएटिव और एक्विजिशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल टू इवैल्यूएट देयर फीसिबिलिटी एंड पोटेंशियल चैलेंज। जो न्यू इनिशिएटिव और एक्विजिशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो फीसिबिलिटी और जो पोटेंशियल चैलेंज है, उनको टेस्ट प्रोग्राम में हेल्प होती है। Solution requiring for risk identification, supporting investment decision before committing the resource, understanding the potential risks help to evaluating whether the investment is worthwhile, assessing the cost of uncertainty, budget planning, identifying risks related to cost of uncertainty help in creating more accurate budget and financial forecast, analysis the alternatives test program। तो इसमें बताया सपोर्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे आप रिस्क ना, आपने स्टॉक का देखिए, आपके पास 10 स्टॉक है, अपन ने चेक कर लिया इसकी पी क्या है, ये निफ्टी कितना मूव होता है, किस टाइप से इसमें मूव आता है, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे आपको, जब आप चेक कर ले, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एसेसिंग द कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, जो आइडेंटिफाई रिस्क रेटेड, ये आइडेंटिफाइंग द रिस्क रेटेड टू कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी हेल्प टू गेट मोर एक्यूरेट बजट और क्या, फाइनेंशियल फोरकास्ट। इससे क्या है, अगर आग लगेगी, इंश्योरेंस लगेगा, माल इतने का है, तो हम ऐसे कम बैक करेंगे, ऐसे करेंगे। तो एनालिसिस अल्टरनेटिव में आपको बताया, जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो 10 रास्ते आप अच्छे, जो सबसे बेस्ट रास्ता है वो चूज़ करना है। जो एक्सप्लेन कर, इसको रीड कर लिए। इवैल्यूएटिंग हाउ डिफरेंट स्ट्रेटजी और सॉल्यूशन में इन्फेक्टेड वाई वेरियस रिस्क हेल्प इन सिलेक्टिंग मोस्ट वेरिएबल ऑप्शन। टेस्टिंग प्रोग्राम भी आपको बताया। ओके, अब ये पोटेंशियल रिस्क, इसमें सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल डैमेज रिस्क। फिजिकल मतलब क्या, जिसको अपन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे कि फिजिकल डैमेज रिफर्स टू डैमेज ऑफ फिजिकल एसेट ऑफ बिजनेस सच एज बिल्डिंग इक्विपमेंट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, जो आप देख पा रहे हैं, जो फिजिकल एसेट्स हैं, जैसे कि क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गई, और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो इसमें इफेक्ट हो, किसकी वजह से हो, ये फायर, फ्लड, इलेक्ट्रिकल फेलियर। द रिस्क आर एंडेंजर एम्प्लॉय एंड डिसरप्ट ऑपरेशन, ये एम्प्लॉयज़ को खतरे में डाल सकते हैं, और जो आपके ऑपरेशंस हैं उसमें रुकावट बन सकते हैं। इसको अपन को मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में क्या क्या है। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, कम करना, उस रिस्क को अपन लोग मिनिमाइज कैसे करें। फायर सेफ्टी मेजर्स, देखिए, इंस्टॉल एंड मेंटेन स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म्स, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल्स, इंश्योर एम्प्लॉय एंड ट्रेन इमरजेंसी, जैसे जब आग लगे तो एम्प्लॉयज़ को मालूम हो आपको करना क्या, कहाँ से निकलना है, आप लोगों को आग बुझानी कि नहीं बुझानी, ये हो गया। इम्प्लीमेंट दी फायर सस्पेंशन सिस्टम सच एज स्प्रिंकलर, हम ऐसे स्प्रिंकलर लगा दें कि जब आग लगे तो वो स्प्रिंकलर अपने आप पानी फेंक रहा है, तो इस टाइप का हो गया, जो क्या है, फायर मेपी सेजस सेफ्टी मेजर्स हो गया। ओके, अब उसी में अगला क्या आता है, बिल्डिंग सेफ्टी। इंश्योर बिल्डिंग माइट सेफ्टी कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स। ओके,
रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। जो बिल्डिंग होती है उसके एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि हम बनाते जाए, ऐसा नहीं, सिस्टम के साथ बनाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो रियल एस्टेट की अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट के रेगुलेशन उसने बताया कि ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग आपने बना दी, बाद में आग लगी, भगदड़ मच रही है, कुछ हो रहा है, उसको नियम अनुसार बनाना है। अगर कभी अर्थक्वेक आ गया तो हम लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे, इस टाइप का। तो क्या है, जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स है अपन को उसे फॉलो करना है। इमरजेंसी प्लानिंग, क्रिएट डिटेल evacuation plan, ensure our employee are familiar with them, set up a clear communication protocol for emergency। जैसे कभी कोई इमरजेंसी रही तो जो कम्युनिकेशन और जो प्रोटोकॉल है वो आपके एम्प्लॉयज़ को स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि, और उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो अपन लोग आपको बाहर कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, इधर जाना है। तो जो क्या है, इमरजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। इंश्योरेंस क्या, परचेज कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस कवर द पोटेंशियल डैमेज। इंश्योरेंस से क्या होता है, जैसे कि आपको कभी लॉस हुआ तो जो पार्टी होती है, आप प्रीमियम पे करते जाते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो वो आपको पैसे रिटर्न कर दे, जो हो गया इंश्योरेंस। अब जो दूसरा रिस्क है वो क्या है, लोकेशन रिस्क इन्वॉल्व रेटेड जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर द बिजनेस ऑपरेट। कॉमन लोकेशन रिस्क इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर लाइक स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक। ये एक टाइप का रिस्क होता है जो जियोग्राफी, भूगोल एरिया बिजनेस ऑपरेट्स होता है। इसका जैसे कि आप इधर पर देख पा रहे होंगे, नेचुरल डिजास्टर, स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर। इसको अपन लोग कम कैसे कर सकते हैं, डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस assesses the natural disaster specific location, prepare accordingly। ओके, तो इधर पे आपको उससे क्या करना है, जैसे कि जापान में कहते हैं कि फ्लड बहुत आते हैं, अर्थक्वेक बहुत आते हैं। वो अपने आप का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि आज अर्थक्वेक आए, उनका डैमेज हुआ, फिर वो हफ्ते एक महीने बाद फिर से वहीं तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा फ्लेक्सिबल आइटम यूज़ किया, वो वुडन सिस्टम यूज़ करते हैं, वुडन ऐसे डैमेज नहीं होता है। तो इस टाइप का अपन को क्या है, रिस्क आने तो हम देख लेंगे, इस टाइप की मानसिकता लेके चलनी है। इंश्योरेंस में आपको बता चुका हूँ, ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी कवर प्रॉपर्टी डैमेज, बिजनेस इंटरप्रिटेशन एंड अदर लोकेशन स्पेसिफिक रिस्क। ओके, अब उसके बाद उसी में कौन सा जो लोकेशन रिस्क, उसमें क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इंश्योर बिल्डिंग फैसिलिटी एंड बिल्ड विद स्टैंड कॉमन लोकल हार्जट, फ्लड डिफेंस, अर्थक्वेक। हाँ, जैसे कि जो बिल्डिंग वगैरह है आपके, जो कुछ भी है वो कैसी बने कि फ्लड, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन की जाए, ऐसी बनाई जाए कि अर्थक्वेक अगर 6 मतलब जो रिश्टर स्केल होता है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से बनाया जाए जो 6-7 लेवल का अर्थक्वेक है वो उसको रिटेन कर ले, मतलब कि उसे सस्टेन कर ले, इस टाइप का। और जो फ्लड डिफेंस होता है उन सब से बनाया जाए कि यार पानी ब्लॉक ना हो, पानी अगर कभी आ गया तो निकलता जाए, तो इस टाइप की अपन इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का डेवलप किया जाए। इसका जो कौन सा है, लोकेशनल रिस्क में। ओके, हाँ, लोकेशनल रिस्क, इमरजेंसी सप्लाईज, मेंटेन इमरजेंसी किट विद द फर्स्ट एड सप्लाईज, फूड, वाटर, कम्युनिकेशन। जो इमरजेंसी सप्लाई वो सब होती रहनी चाहिए। अब जो अपना तीसरा आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स रिस्क। अगर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैपेबल है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल, अगर वो सक्षम है, वो आपकी संस्था को सब कुछ बदल सकता है। ह्यूमन रिसोर्स रिस्क पर्टेन इशू रिलेटेड टू एम्प्लॉय सच एज सब्सटेंस अब्यूज, बिहेवियर प्रॉब्लम, लीगल एंड नॉन कॉम्प्लिहेंस। द रिस्क अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड वर्क ओवर दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। जैसे ह्यूमन रिसोर्स, अगर ह्यूमन रिसोर्स आपके उसमें छोड़ के जा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में उसका इफेक्ट आता है। तो इसमें पोटेंशियल रिस्क, और उससे कम कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम। एम्प्लॉयज़ को आप मॉनिटर करते रहें, उनको सपोर्ट करते रहें। जो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी मैस्लो, उसको आप सिस्टम बनाएं, उसको फॉलो कराएं, उनको बोरिंग फील ना होने दें, उनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग, वर्क प्लेस बिहेवियर, एस्टैब्लिश क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट। उनको बताएं कि आपको इनसे बात करनी, इससे रिपोर्टिंग करना। ऐसा ना हो कि आपने खिचड़ी रायता फैला दिया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चलता है। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, असिस्टेंस मतलब हेल्प, असिस्टेंस करना। ओके, आप एक और बार इसकी अपने उसमें देख लीजिए मीनिंग क्या होता है। ऑफर EAP, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, हेल्प एम्प्लॉय टू डील विद अ पर्सनल इशू एंड माइट इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि आदमी का सिर्फ काम उसका ही रहता है, उसके घर के जो चोचले नाटक जो कुछ रहता है वो अपने साथ लेके आता है। अपन उसको बताएं कि उससे डील कैसे करना। इसका आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक बच्चा है, उसका बच्चा है, अब वो कहीं आता है किसी रूरल एरिया से, अब वो बड़े शहर आ गया, मुंबई, पुणे, दिल्ली। अब वहाँ पर उसे स्कूल नहीं खोज पा रहा है वो अपने बच्चे के लिए, और उसका बच्चा भी 4th क्लास में। आप उसे हेल्प करो, बताओ कि आप इस स्कूल चले जाइए,
लिए इधर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये क्या है कि जो कोर एक्टिविटी क्या है, ऑफिस में काम करना, उसकी ये नहीं है कि अपने बच्चे के लिए, पर लेकिन जब उसको हेल्प करेंगे इससे क्या होगा, पर्सनल इशू। ये क्या है, जो बच्चा हुआ है उसका क्या है, पर्सनल इशू है। ओके, इट माइट बी इफेक्ट परफॉर्मेंस। क्लियर पॉलिसी, क्लियर मतलब स्पष्ट पॉलिसी, साफ साफ पॉलिसी बताएं। डेवलप और कम्युनिकेट क्लियर HR पॉलिसी, सब्सटेंस अब्यूज, वर्क प्लेस बिहेवियर एंड डिसिप्लिन प्रोसीजर। उन्हें बता दें कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ नियम कानून क्या है, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे आपके ऊपर कार्रवाई करें। रेगुलर ट्रेनिंग, हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना है, जैसे मैं सीख रहा हूँ आप भी सीखिए। इसलिए क्या है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अपन कोई मजदूर नहीं है, मजदूर इन द सेंस कि अपन को सिर्फ गड्ढा ही खोदना है, गड्ढे खोदने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, वो अपन को सीखना है। जैसे हमारा गड्ढे खोदने में मन लगा रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो क्या होगा, रेगुलर ट्रेनिंग, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रमोट हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट एंड एड्रेस पोटेंशियल इशू प्रोएक्टिवली। ओके, अब टेक्नोलॉजी का रिस्क हमेशा मतलब चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी जब देखो तब बदलती रहती है। इसको एक बार अपन लोग डेफिनेशन रीड करेंगे। ओके, टेक्नोलॉजिकल रिस्क इन्वॉल्व थ्रेट्स दैट्स मतलब खतरा टू अ बिजनेस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेटा लॉस ड्यू टू द पावर आउटरेज और सिस्टम फेलियर और साइबर अटैक। आई वाज रीडिंग समवेयर, इफ अर्लियर द ह्यूमन रिसोर्स इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। दिस स्टेटमेंट यूज्ड टू से, ऐसा बोला जाता कि अगर ह्यूमन रिसोर्स चला गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ चला गया, मगर अब ऐसा नहीं रहा। अब कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स तो अपन फिर से ले आएंगे, पर लेकिन अगर जो आपका डेटा का वो चला गया तो सब कुछ चला गया। जो डेटा है उसको कहते हैं जो तेल है, मतलब जैसे इंजन है, मतलब तेल के बिना इंजन नहीं चलता, वैसा है। अगर डेटा है आपके पास, आपका बिजनेस हमेशा फलता फूलता रहेगा। तो जो डेटा हो गया, तो टेक्नोलॉजी का रिस्क हो गया। मिटिगेशन का एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। मिटिगेशन मतलब कम से कम करना, मिनिमाइज करना। मिटिगेशन स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी, इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड फायरवॉल, एनक्रिप्शन, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। इन सबको आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। बैकअप सिस्टम, जैसे क्राउड स्टोरेज हो गया, वो क्या एक टाइप का बैकअप सिस्टम है। सेटअप ऑटोमेटिक डेटा बैकअप सिस्टम, रेगुलरली टेस्ट डेटा एंड रिकवरी प्रोसेस। ओके, आपको एक जगह बस अपना डेटा नहीं रखना, उसको और भी जगह आप रखिए। पावर प्रोटेक्शन, यूज uninterruptible power supply and backup generator to protect against the power and outrage the fluctuation. Okay, IT support, ensure robust IT support and regular maintenance of technology infrastructure address the prevent potential loss. इसको आप समझिए, मैं इतना डीप में अभी इसमें नहीं कर पाऊँ। आप इतना सिंपल, आपको ये सब करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब क्या, स्ट्रेटजी रिस्क की एक बार अपन लोग डेफिनेशन रीड करते हैं। स्ट्रेटजी रिस्क इन्वॉल्व एसोसिएटेड विद स्ट्रेटजिक डिसीजन बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। दिस वेरी वाइड इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल बैंक फेस अ रिस्क रिलेटेड टू लैंडिंग प्रैक्टिस वाइल फार्मास्यूटिकल कंपनी फेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो स्ट्रेटजिक रिस्क होता है वो अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग होता है। रिस्क स्ट्रेटजिक बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। ओके, दिस वेरी इंक्लूड एग्जाम्पल, बैंक, जो बैंक है वो क्या है, लैंड, उसमें क्या है, क्रेडिट रिस्क होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए स्ट्रेटजिक रिस्क क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। नई बीमारी आ रही है, हम दवाइयों को और अच्छा कैसे बनाएं, जो क्या हो गया। तो हर चीज़ सब में अलग अलग होती है। इधर पर अपन लोग फिर देखते हैं मतलब कि जो स्ट्रेटजिक रिस्क है उसको अपन कम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके। सबसे पहले क्या करके, स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके। कंडक्ट थोरो मार्केट रिसर्च and analysis in strategic decision. Develop a risk management framework as a part of strategic planning process to identify and address potential strategic risks. Okay, स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके इसमें क्या है कि हम जो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें, एनालिसिस करें, जिससे क्या हो, हम एकदम सटीक स्ट्रेटजिक डिसीजन ले पाएँ। Develop a risk management framework as a part of a strategic planning process to identify and address the potential risks. सिंपल जैसे आपको पहले होता है वो सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है, यूज सिनेरियो एनालिसिस टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर वेरियस स्ट्रेटजिक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सिनेरियो मतलब हम अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग असम्पशन, अलग अलग कंडीशन लेके पहले से प्लानिंग करते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो हम कैसा करेंगे, इस टाइप का आप क्या, सिनेरियो प्लानिंग। Continuous monitoring, regularly review and adjust strategy based on market change, performance data and emergency risks. Continuous मतलब कि आपने एक डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं उसे भगवान भरोसे ही छोड़ना। भगवान भरोसे तो हमने आप सब जीवन छोड़ देंगे, पर लेकिन आपको क्या है, बिजनेस में जब काम करना तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट उसमें काम करना है। तो कंटिन्यूस आपको मॉनिटर करते, अच्छा इधर पे ऐसा हो रहा है, इधर पे ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा सरकार की पॉलिसी उधर पे, ये क्या है, कंटिन्यूस मॉनिटर। आपको जो सरकार के नियम है बिजनेस उसकी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है। एक्सपर्ट कंसल्टेंट,
एक्सपर्ट, हर फील्ड में अलग अलग विद्वान हैं, पंडित, आप उनसे बातचीत करिए, आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। अगर बिजनेस में सफल होना है, ऐसा मेरे टीचर कहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या है, एक्सपर्ट लोगों से संपर्क बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट आप नहीं बन पाएंगे तब तक आप बिजनेस में कभी सफल हो ही नहीं सकते, ऐसा लोग कहते हैं, मैं ही बोलता हूँ। आप मेहनत करिए, मैं भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप भी अपना योगदान दीजिए। जो अपन कर रहे हैं स्ट्रेटजिक रिस्क में कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, ओके, सॉरी। तो अब क्या है, वो अपने रिस्क खत्म हो गए। अब जो अगला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले क्या, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो पेपर्स वर्क होता है उसको डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको आपको क्या है, रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब चेक करना है, उससे रीडिंग करना है। इसका पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई रिस्क, एग्जामिन प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकंसिस्टेंसी, गैप एंड एरर। उसमें उससे आपको क्या है, इनकंसिस्टेंसी मतलब कि असमानताएं, गैप्स, कहाँ आपसे भूल हो रही, किस एरिया को कवर नहीं कर रहा, एरर एरर मतलब गलतियाँ, भूल चूक, इन सबको आपको करना है। डॉक्यूमेंट रिव्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल, चेक द शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रियलिस्टिक टाइमलाइंस। उसमें आप टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट कैरेक्टर, इंश्योर अलाइनमेंट विद द गोल एंड स्कोप, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, गोल है, उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है। प्रिक्योरमेंट प्लानिंग, वेरीफाई प्रिक्योरमेंट टाइमलाइंस एंड सप्लायर रिलायबिलिटी लाइबल है कि नहीं। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, कंफर्म दी कंप्लीटनेस एंड क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरीज, ओके। कॉस्ट एस्टिमेट उसमें होना चाहिए, इसमें कितना कॉस्ट आएगा। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, उसमें लॉक का पोटेंशियल रिसोर्स एलोकेशन इशू एंड गैप, कहाँ पे क्या है उस आवंटन करना, ओके। फिर अगली प्रोसेस है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको बताया, इधर पे 4-5 विद्वान लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बैठ के करते हैं। इसका गैदर अ डाइवर्स टीम, आइडेंटिफाई रिस्क, ओपनली एंकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड शेयरिंग द वेरियस पर्सपेक्टिव। वो अपने अपने क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो उसको साझा करते हैं। तीसरा ये क्या है, टूल्स और टेक्निक्स। इंटरव्यूइंग में सिंपल, टू ऑब्टेन डिटेल्ड इंसाइट फ्रॉम इंडिविजुअल, डायरेक्ट नॉलेज और एक्सपर्टाइज। लोग अलग अलग इंडिविजुअल से इंटरव्यूज़ करना और पता करना कि अगर हम जो लॉन्च करते तो आपको क्या समझते हैं, ओके। इंटरव्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में प्री डिफाइन मतलब पहले से उसे डिफाइन बता दिया जाता है, जो क्वेश्चन है किस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिस्क एरिया में आप फोकस करेंगे। अनस्ट्रक्चर ओपन एंडेड डिस्कशन होता है, उसमें अपन लोग जैसे कि स्ट्रक्चर में अपन को मालूम है कि हम इस फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क में बस बात कर रहे हैं, पर लेकिन स्ट्रक्चर रिस्क में अपन लोग ऐसे ही अनजाने में बात कर रहे हैं। हो सकता है अपन को जानना फाइनेंशियल रिस्क का था, अपन को ऑपरेशनल रिस्क का बारे में मालूम चल गया। जी क्या है, इंटरव्यूइंग क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल एंड टेक्निक है, ओके। अब जैसे कि ये है क्या, रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल एंड टेक्निक। फोर्थ, स्पॉट एनालिसिस। स्पॉट का एस मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। वीक, डब्ल्यू मतलब वीक, वीक मतलब कमज़ोर हिंदी में। वो मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब मौके, अवसर। टी मतलब थ्रेट्स, खतरा। तो इसमें क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना, इसको मैं कभी अच्छे से एकदम मस्त तरीके से डिफाइन करूंगा। अभी आप स्पॉट एनालिसिस को मैं बताना आपको चाहता हूँ। इसका आप देखिए पर्पस क्या है, टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, उस पोटेंशियल रिस्क। इसमें अपन को अध्ययन करके क्या करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का मालूम कर लेना है। प्रोसेस, एनालाइज द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, अनकवर द वैल्यूनेबिलिटी एंड डेवलप स्ट्रेटजी टू एड्रेस देम। अगर ये सब होगा, इन सब को अपन लोग डील कैसे करेंगे, ये इधर से अपन को मालूम कर लेना है, ओके। अब ये क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल एंड टेक्निक्स का फिफ्थ है रूट कॉज एनालिसिस, द टू पर्पस ऑफ अंडरलाइंग कैश ऑफ अ प्रॉब्लम रादर देन जस्ट एड्रेसिंग द सिस्टम। ऐसा है जैसे कि कोई बीमारी है, आपने उस बीमारी का या पेन किलर है, तो आपने मतलब आपको कुछ सिर दर्द दे रहा है, आपने पेन किलर खा के वो सही कर लिया, पर लेकिन आपने क्या किया, आपने रीज़न नहीं खाया उस सिर दर्द होने का। क्या रीज़न था, आपने पेन किलर खाया, उसका असर उस समय बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर से आपका सिर दर्द देने लगेगा। तो अपन को रूट कॉज एनालिसिस में क्या, उसकी मेन रीज़न क्या, तो वहाँ तक अपन को जाना है कि जिस सिर दर्द क्यों हुआ, इसमें क्या है, मेन रीज़न क्या हो सकता है कि आपको टेंशन है, कुछ ऐसा होता है, आप कुछ खा लेते हैं इसलिए आपको सिर दर्द या पेट दर्द होने लगता है। ये क्या रूट कॉज एनालिसिस है। हर चीज़ को अपन वाई करके 5 टाइम अंदर जाना है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओके। इससे क्या होगा कि अपन रूट से, जड़ से उस समस्या को खत्म कर पाएंगे। पेन किलर के टेम्पररी उपाय है, ओके। To identify and underlying cause of a problem rather than just addressing the symptoms, okay। Steps, इसके steps देखो, specify the problem, correct and analysis data, identify causal factor, determine root cause, develop and implement corrective action,
और मॉनिटर द रिव्यू। उसका जो अभी मैं एग्जांपल दिया उसी से आप इसको जब समझेंगे एकदम सिंपल है, जो मैं बताया वैसे ही आप, पर लेकिन अपन क्या है इसको आप बिजनेस को उससे लेंगे। मैं जो एग्जांपल दूँ वो समझाने के लिए आपको दूँ, जिससे आप लोगों को समझ आए, दिमाग में वो बैठा है। आप सब बहुत अच्छा करें, ऐसे मैं मंगल कामना करता हूँ आप सबके लिए। अब क्या है एम्प्लॉय फीडबैक, जो एम्प्लॉयज फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय ही आपके बिजनेस के लिए खून है, अर्थ मतलब अगर एम्प्लॉयज नहीं है आप सब कुछ मशीन से नहीं करवा सकते। मशीन चालू करने के लिए भी एम्प्लॉय लगते हैं। तो एम्प्लॉय फीडबैक पर्पस टू गैदर इंसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉय हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व डे टू डे ऑपरेशंस प्रोसेस, करेक्ट फीडबैक एंड ऑन ऑपरेशन रिस्क, ट्रेनिंग नीड एंड सेफ्टी कंसर्न। ओके, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सीधे जानते हैं हाँ भाई कहाँ फेलियर। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कई बार बेसिक चीज़ों को अनदेखा कर देता है। इधर पर मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूँ फीडबैक में, जैसे कि रिलायंस ग्रुप था, रिलायंस का एक है बिमल। तो आप उसकी टैगलाइन देखें ओनली विमल। ऐसा कहते हैं जो धीरू भाई अंबानी जी थे, जो उनके उसमें काम करते, मतलब जो B, C या D कैटेगरी के जो वर्कर्स थे, तो उनने आपको वो परेशान थे क्या टैगलाइन दे, उनने कहा ओनली विमल। तुझे क्या एम्प्लॉय फीडबैक, एम्प्लॉय से आप पूछ रहे हैं आपको कैसा लगता है, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जो क्या है रिस्क मतलब कि आइडेंटिफाई करने का तरीका है। जिस सब एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से करिए, असम्पशन लगाइए, आप सोचिए समझिए। मैं तो अभी ऐसे ही हूँ, PCM स्टूडेंट हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब अगला 7th, assumption analysis to evaluate validate assumption made during project planning process, identify documentation validate assumption throughout the project life cycle using the assumption। okay, assumption analysis आप अपने हिसाब से अलग अलग assumption लगाइए कि क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो ऐसे मतलब अपनी कंडीशन लगा के सेट करिए और एनालिसिस करिए, ऐसा होगा ऐसा होगा। इससे क्या होगा, जितना टाइम, जैसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें कहते हैं जैसे कि आपको एक कार बनानी है, आप 9 महीने प्लानिंग में दीजिए, 3 महीने जब वो बन जाए फिर उसके बाद क्या गलती है उसमें चेक करिए। इससे क्या होगा, जब प्लानिंग में ज़्यादा टाइम देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है, जैसे आपने कार 3 महीने में बना ली, फिर 9 महीने तक आप उसमें चेंज करो, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। 9 महीने प्लानिंग करो, इतने अजम्पशन लगाओ, इतना एनालिसिस करो, अच्छा इधर पे जो पार्ट ऐसा होगा, तो ये क्या है अजम्पशन एनालिसिस हो गया। इधर पे अगला आता है रिस्क रजिस्टर। इसमें क्या है, एक डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक आइडेंटिफाई रिस्क, देयर कैश पोटेंशियल रिस्पॉन्सिव एंड चेंज इन दी रिस्क कैटेगरीज। इसका कंपोनेंट्स क्या कहता है, रिस्क आर देयर डिस्क्रिप्शन, रूट कॉज ऑफ रिस्क, पोटेंशियल रिस्पॉन्सिव, मिटिगेशन स्टेट्स, रिस्क कैटेगरी, स्टेटस अपडेट। रिस्क रजिस्टर हो गया, आप उसको रजिस्टर करिए, इसमें आइडेंटिफाई करिए क्या क्या उसमें ध्यान रखिए इसको। ओके, अब 9th मॉन्टे कार्लो एनालिसिस। इसको मैं समझा, मैं इतना समझ नहीं पाया, एक बार तब भी आप लोगों के लिए मैं रीडिंग करना चाहता हूँ। पर्पस टू एसेस द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क यूजिंग द स्टैटिस्टिकल सिमुलेशन। इसमें क्या जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी इस टाइप के जो होते हैं, तो उन सब का अध्ययन करिए, यूज़ करिए, जिससे मॉन्टे कार्लो एसेस प्रोबेबिलिटी मतलब कि पता चले कि कैसे क्या होगा। प्रोसेस, अब क्या है प्रोसेस, use computers simulation and model of various scenario, evaluate potential cost, schedule outcome, determine the likelihood of achieve the project objective। जो मॉन्टे कार्लो ने उसका अध्ययन करके अलग अलग जो स्टैट का टूल्स होते हैं उसको अपन लोग समझ के रिसेशन इन सबको तो एक कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जो होता है मॉन्टे कार्लो एनालिसिस। अब जो आखिरी है डिसीजन ट्री, विजुअल एनालिसिस एंड इवैल्यूएट पॉसिबल डिसीजन देयर आउटकम्स। ने जैसे कि आपने कुछ डिसीजन लिया तो इधर पर अपन लिखेंगे कि उसका क्या आउटकम निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। इसका प्रोसेस एक बार देखिए, क्रिएट अ बैंड विथ create a diagram with branches representative different decisions और evaluate and level of different outcome। ओके, तो इधर पर मैं एक ड्राइंग ऐसे देखिए करके दिखा दूँ, जैसे कि जो पेड़ है आप ऐसा 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 उसमें करते गए। अगर हमने इस डिसीजन को लिया फिर ये दिक्कत आएगी, फिर ऐसे आएगी, तो ये क्या हो गया, एक ट्री हो गया। आप ड्राइंग में इसको थोड़ा अपने हिसाब से ऐसे समझिए। ओके, अलग अलग जैसे जी ब्रांच है, अगर आपने इसने लिया अच्छा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, तो सिंपल जो क्या होगा डिसीजन ट्री होगा, समझिए बेस्ट डिसीजन लिया। इधर तो मैं आप सबको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने हमारी बात सुनी। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय। हमने अपने लेवल की बेस्ट समझाने की कोशिश की, आपको कितना समझ आया नहीं मालूम, पर लेकिन आप अपने जीवन में अच्छा करें, ऐसे मंगल कामना करता। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक।